हे भगवान! मुझे बहुत डर लग रहा है। रात के ठीक 1 बज रहे थे। तनीषा इस वक़्त आलीशान घर में बिल्कुल अकेली थी। घर के सारे लोग इस अनाथ बच्ची को सोने घर में अकेला छोड़कर एक फैमिली वेडिंग में शामिल होने चले गए थे। तभी अचानक आंगन में किसी के कूदने की भारी आवाज़ हुई, जिसे सुनकर उसका दिल हलक में आ गया। शोर मत मचाना लड़की, मैं ज़ख्मी हूँ, मेरी मदद करो। चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाए वो कोई लंबा-चौड़ा नौजवान था। उसने लड़खड़ाते हुए तनीषा के नाजुक कंधे का सहारा लिया, तो वो खौफ से काँपती हुई उसे अपने कमरे में ले आई। मजबूरी और डर के मारे उसने उसकी मरहम पट्टी की, फिर उसे रात का खाना भी खिलाया। सुबह होने से पहले वो अजनबी एक नोट छोड़कर जा चुका था। स्वीट गर्ल, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा, मेरे खूबसूरत बच्चों की माँ बनोगी। उस नोट को पढ़कर तनीषा के चेहरे पर शर्म और घबराहट का एक अजीब सा मिला जुला एहसास तैर गया। लेकिन उसके होश तो तब पूरी तरह उड़ गए जब इस घटना के 1 महीने बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। कुछ घंटे पहले किचन में बर्तन धोती तनीषा हसरत भरी नजरों से बार बार अपनी ताई जी को देख रही थी कि शायद वो एक बार तो उससे कहेंगी, तनीषा तुम भी हमारे साथ शादी में चलो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ताई जी और उनकी दोनों बेटियां रिया और कृतिका पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। यहाँ तक कि ताया जी भी सूट बूट पहनकर तैयार हो गए, लेकिन किसी ने झूठे मुंह भी तनीषा से साथ चलने को नहीं कहा। तनीषा की मायूसी और बेबसी अब उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रही थी। डरते डरते उसने खुद ही ताई जी से पूछ लिया, ताई जी क्या मैं भी आपके साथ चलूं शादी में? जवाब में ताई जी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरा, तुम भी हमारे साथ चलोगी तो यहाँ घर की रखवाली क्या तुम्हारा बाप करेगा? ताई जी ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया। ताया जी ने दबी जुबान से पैरवी करने की कोशिश की। अकेली जवान बच्ची को इस तरह रात में घर में छोड़कर जाना ठीक है क्या? कुछ तो ख्याल करो। ताई जी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, कोई उठाकर नहीं ले जाएगा तुम्हारी इस लाडली भतीजी को। 20 साल से हमारे सिर पर सवार है, अब भी कहीं जाने वाली नहीं। ताया जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी कड़क बीबी के सामने एक शब्द भी और बोल पाते। देखते ही देखते सब गाड़ी में बैठकर शादी के लिए रवाना हो गए और पीछे घर पर छाया सन्नाटा तनीषा को काटने को दौड़ने लगा। बर्तन धोकर किचन साफ करने के बाद तनीषा अपने कमरे में आ गई, लेकिन पूरे घर में फैली खामोशी और अकेलेपन का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। धीरे धीरे रात गहराने लगी। रात का 1 बज रहा था। बाहर पेड़ का एक पत्ता भी हिलता तो वो एकदम चौंक कर उठ जाती। ऐसा लगता जैसे अभी कोई दीवार कूदकर अंदर आ जाएगा। अकेले रहने की आदत नहीं थी, इसीलिए खुद को इतना असहाय महसूस करके उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ताई जी और उनकी दोनों बेटियां जानबूझकर उसे अपने साथ नहीं ले गई थी। वजह थी तनीषा की मासूम खूबसूरती। वो जहां भी जाती अपने हुस्न की बदौलत महफिल में छा जाती थी। एकदम गोरा रंग, गहरी नीली आंखें और गुलाबी होठ। वो भला की खूबसूरत थी और ये रूप उसे अपनी स्वर्गीय माँ से मिला था। एक तरफ ये बेमिसाल हुस्न था तो दूसरी तरफ अनाथ होने का दर्द जो उसके चेहरे पर साफ दिखता था। अभी वो अपने आंसू पोंछते हुए भगवान से अपनी हिफाजत की प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी आंगन में किसी के भारी कदमों से कूदने की आवाज आई। लॉन की तरफ लगे पेड़ों और पौधों की झाड़ियों में सरसराहट साफ महसूस हो रही थी। वो डरते डरते अपने कमरे की खिड़की के पास आई और लॉन में देखने लगी। वहां एक लंबा चौड़ा ताकतवर साया उसे दूर से भी साफ दिखाई दे गया। ये भयानक मंजर देखकर तो जैसे उसका खून ही जम गया। वो जान गई कि किसी को पता चल गया है कि इस वक्त एक जवान लड़की घर में अकेली है। वो अंदर घुस आया है, या तो वो डकैती के इरादे से आया है या फिर मेरी इज्जत खराब करने। दोनों ही बातें भयानक थी। तनीषा के जिस्म में जैसे जान ही नहीं रही थी। वो हिल भी नहीं पा रही थी। लिविंग रूम में आकर उसने कांपती कमजोर आवाज में कहा, कौन कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उसने सोचा कि वो चुपचाप कमरे में जाकर खुद को लॉक कर देती है। कम से कम इस तरह वो सुरक्षित तो रहेगी। यही सोचकर वो जैसे ही पलटी, अचानक अंधेरे से एक मजबूत मर्दाना हाथ ने तेजी से उसके मुंह को दबोच लिया। तनीषा की आंखें फटी की फटी रह गई थी। किसी अनजान मर्द के सख्त लबों पर जमे हाथ की वजह से वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही। उस शख्स का दूसरा हाथ तनीषा की कमर पर कस चुका था।
तनीषा पूरी तरह बौखला गई। पहली बार किसी मर्द का ऐसा लम्स उसने महसूस किया था जिससे उसके पूरे वजूद में करंट की एक लहर दौड़ गई। कमरे के हल्के अंधेरे में भी उस शख्स को देखकर तनीषा पूरी तरह कांप उठी। वो कद काठी में उससे 2 गुना बड़ा और हट्टा कट्टा था। उसने शख्सियत से तनीषा को अपनी तरफ खींचा और उसकी गर्म सांसें तनीषा के चेहरे पर गिरने लगी। जब उस शख्स की नजर तनीषा की सहमी हुई नीली आंखों पर पड़ी तो वो भी एक पल के लिए ठिठक गया। आज से पहले उसने इतनी जादुई आंखें कभी नहीं देखी थी। वो पल भर के लिए अपना दर्द, अपना वो गहरा जख्म भी भूल गया जहां से लगातार खून टपक रहा था। अजनबी चेहरे पर ब्लैक मास्क, माथे पर बंधा हुआ बैंड, लंबे बाल और हाथों में अनगिनत ब्रेसलेट्स व धागे। होलिये से ही वो कोई खतरनाक गैंगस्टर लग रहा था। इससे पहले कि वो नाजुक लड़की खौफ के मारे बेहोश हो जाती, उस अजनबी ने अचानक उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। तनीषा लड़खड़ाकर पीछे हुई। खामोश, कोई आवाज मत निकालना। रही सही कसर उस चमचमाती रिवॉल्वर ने पूरी कर दी जो उसने तनीषा के सामने तान दी थी। तनीषा की आंखों में आंसू आ गए। वो बेहद डरते हुए हाथ जोड़कर कहने लगी, नहीं नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत कहना। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ मासूम को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। और प्लीज मेरे करीब आकर मेरी इज्जत खराब करने की कोशिश मत करना। मेरे पास इस स्वाभिमान के अलावा और कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैं तो वैसे भी सूखी हड्डी जैसी दुबली पतली लड़की हूँ। मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगी। प्लीज मेरे साथ कुछ मत करना। सामने खड़ा शख्स, जो कि वीर था, तनीषा की ये अजीब और मासूम बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। अभी उसके गहरे जख्म पर जब तेज दर्द की लहर उठी तो हल्का सा कराह उठा। तनीषा की नजरें फौरन उसके बाजू से बहते खून पर गई। वीर ने अपनी भारी और रोबीली आवाज में कहा, मुंह बंद करो लड़की। ज्यादा इधर उधर की बातें की तो ये रिवॉल्वर चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देखो मेरा जख्म कितना गहरा है। मुझे मरहम पट्टी की जरूरत है और वो इस वक्त तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। चलो मुझे सहारा दो। मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं सिर्फ मदद के लिए आया हूँ। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। सामने खड़ा शख्स भले ही एक गैंगस्टर था, लेकिन उसकी भारी आवाज का रौब तनीषा पर हावी होने लगा था। गैंगस्टर भाई, प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। उसने मासूमियत से अपने गुलाबी होंठ लटकाकर रोते हुए कहा। जवाब में वीर अपने दर्द के बावजूद धीमे से मुस्कुरा दिया। मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं लिटिल गर्ल, बस तुम मेरी बैंडेज कर दो। ये तुम्हारा मुझ पर एहसान होगा। प्लीज मुझे कमरे में ले चलो। मैं थोड़ी देर लेटना चाहता हूँ। वो समझ गया था कि यह नाजुक लड़की घर में बिल्कुल अकेली है और उससे हद से ज्यादा डरी हुई लग रही है। वो जो कहेगा वो चुपचाप मान लेगी। तनीषा ने झिटकते हुए उसका भारी भरकम बाजू थाम लिया। वीर ने जैसे ही अपना थोड़ा सा वजन तनीषा पर डाला, तनीषा लड़खड़ाकर नीचे गिरने ही वाली थी कि उल्टा वीर ने ही उसे थाम लिया। वो बोला, रोटी नहीं खाती क्या तुम में तो जरा भी ताकत नहीं है। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। तनीषा फौरन पलटकर बोली, मुझे क्या पता था कि आप जैसे हट्टे कट्टे गैंगस्टर को सहारा देना पड़ेगा। बाकी मैं बहादुर बहुत हूँ। उसकी इस मासूम बात को सुनकर वीर के अंदर एक अजीब सा सुकून उतर आया। कपकपाते हाथों से उसे सहारा देकर वो कमरे की तरफ बढ़ने लगी। वो कर भी क्या सकती थी? सामने पिस्तौल थी और हुलिये से ही वो जानलेवा लग रहा था। कमरे में ले जाकर उसने वीर को अपने ही बेड पर बिठाया। वीर शर्ट के बटन लगभग तोड़ते हुए उसे उतारने लगा ताकि जख्म साफ कर सके। यह मंजर देखकर तनीषा उछलकर पीछे हटी और अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। नहीं नहीं गैंगस्टर भाई, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मेरे साथ कुछ मत करना। मुझ अनाथ लड़की को तंग करके आपको क्या मिलेगा? वीर ने उसे घूरते हुए डांटा। कितनी बेवकूफ हो तुम। बार बार ये बातें कहकर क्या साबित करना चाहती हो? अगर अब दोबारा तुमने फालतू बातें की तो मैं सच में तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। चलो आगे आओ और मेरी पट्टी करो। वो अपनी शर्ट पूरी तरह उतार कर एक तरफ रख चुका था। बिना शर्ट के उसकी कसरती और मजबूत बॉडी देखकर तनीषा के बदन में एक सिहरन दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगी, तौबा है, इतना हट्टा कट्टा मर्द अगर इसकी शादी हो चुकी होगी तो इसकी बीवी से कैसे झेलती होगी, और अगर होने वाली है तो पता नहीं उस बेचारी लड़की का क्या होगा। ये तो उसका कचूमर ही निकाल देगा।
ये सोचते हुए वो बुदबुदाई और जल्दी जल्दी कांपते हाथों से उसके गहरे जख्म पर पट्टी बांध दी। पट्टी बांधकर वो जैसे ही कमरे से बाहर भागने लगी, वीर की कड़क आवाज गूंजी, मुझे बहुत भूख लग रही है, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। वो ऐसे हुक्म दे रहा था जैसे किसी 5 स्टार होटल में आया हो। पैर पटकती हुई तनीषा किचन में आ गई। उसने जल्दी से दोपहर का बचा हुआ कढ़ाई पनीर, पुलाव और सलाद ट्रे में सजाया। वो हैरान थी कि कैसे वो एक अपराधी की इस तरह खातिरदारी कर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा भी आ रहा था। उसने खाना लाकर वीर के सामने टेबल पर पटक दिया और बेचैनी से कहा, भगवान के लिए अब ये खाना खाइए और यहाँ से चले जाइए। क्यों मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं? तनीषा को इतना तो समझ आ गया था कि जख्मी होने की वजह से यह गैंगस्टर खुद इस वक्त मजबूर है। वीर ने बिना समय गंवाए पुलाव और पनीर पर हाथ साफ किया, पानी पिया और सीधे बिस्तर पर लेट गया। मुझे थोड़ा आराम करने दो, मैं चला जाऊंगा, बल्कि इधर आओ और मेरा सिर दबाओ। तनीषा की आंखें एक बार फिर फटी की फटी रह गईं। मैं आपके करीब कैसे आ सकती हूँ? आप प्लीज चले जाइए ना। वीर ने उसे फिर झिड़का, जल्दी आओ और मेरी बात मानो, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। उसके चेहरे के भाव अचानक गंभीर और खौफनाक हो गए। तनीषा डरती डरती उसके पास बैठी और उसका सिर दबाने लगी। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो अभी रो पड़ेगी। वीर ने आंखें बंद करते हुए कहा, वैसे तुम्हारे घर वालों को इतनी हसीन लड़की को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। ये तो मैं हूँ जो शरीफ हूँ। अगर मेरी जगह कोई और बदमाश टाइप का क्रिमिनल होता तो तुम पर हाथ जरूर साफ कर लेता। तुम हो ही इतनी खूबसूरत। वो जैसे उसकी मासूमियत को अपने भीतर महसूस कर रहा था। तनीषा को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने होंठ भींच लिए। अगर मेरे माता पिता जिंदा होते तो मैं कभी खुद को इतना बेबस महसूस नहीं करती। दिल की बात अनजाने में जुबान पर आ गई। वीर ने चौंक कर आंखें खोली। इसका मतलब तुम अनाथ हो? यहाँ किसके साथ रहती हो? वो जैसे उसका पूरा इंटरव्यू लेने के मूड में था। तनीषा चढ़कर जवाब देती रही, ताया जी और ताई जी ने पाला है मुझे। वो लोग शादी में गए हुए हैं। आप प्लीज अब चले जाइए। किसी ने देख लिया तो सब यही समझेंगे कि मैंने आपको यहाँ बुलाया है। वो रोने वाली हो गई। वीर ने लापरवाही से कहा, चला जाऊंगा, फिलहाल तो मुझे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। वो बड़े मजे से बिस्तर पर लेटा हुआ उसे देखे जा रहा था। फिक्र मत करो, सुबह का उजाला होने से पहले निकल जाऊंगा। यह सुनकर तनीषा का दिल धक से रह गया। नहीं नहीं प्लीज, आपको भगवान का वास्ता, आप अभी चले जाइए। ताया ताई किसी भी वक्त शादी से लौट सकते हैं, मैं बदनाम हो जाऊंगी। वीर ने इत्मीनान से कहा, नहीं आएंगे, फिक्र मत करो लिटिल गर्ल, क्योंकि जिस हाईवे से वो वापस आने वाले हैं वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम है। शहर में भारी हंगामा हुआ है और यूं समझो कि उस हंगामे का कनेक्शन सीधे मुझसे है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तनीषा का खून पूरी तरह खुश्क हो गया। वो शक्ल और बातों से ही एक खतरनाक गैंगस्टर लग रहा था। यकीनन वो कोई बड़ा जुर्म करके सीधे यहाँ छुपा था। इस तरह तो वो भी उसके जुर्म में हिस्सेदार बन रही थी। तनीषा के चेहरे के उड़ते हुए रंग को देखकर वीर धीरे से मुस्कुराया। उसे यह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी। सुकून भरे इन लम्हों में तनीषा के नाजुक हाथों का स्पर्श उसके माथे पर था। वीर ने गहरी सांस लेते हुए आंखें बंद कर ली। ऐसा लगा जैसे दुनिया भर का सुकून इस वक्त इसी कमरे में हो। उसे सोता हुआ देखकर तनीषा कांपते वजूद के साथ चुपचाप बेड से उठी, दबे पांव कमरे से बाहर आई और खौफ के मारे पूरी रात किचन में अकेली बैठी रही। दीवार से टेक लगाए तनीषा को न जाने कब नींद आ गई। सुबह अचानक ही जब उसकी आंख खुली तो घबराहट के मारे उसकी जान निकल गई। वो किचन के फर्श पर नहीं बल्कि अपने ही कमरे के बिस्तर पर सो रही थी, ठीक उसी जगह जहां वो अजनबी गैंगस्टर वीर लेटा हुआ था। उसे यहाँ तक कौन लाया? वह तो खौफ के मारे खुद किचन में चली गई थी। उसने झटके से उठकर अपने आप को देखा। उसके जिस्म पर कपड़े बिल्कुल वैसे ही थे। उस अजनबी का कहीं नामो निशान भी नहीं था। सुबह के ठीक 6 बज रहे थे। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ है? मैंने कोई इतना भयानक सपना देखा था या फिर हकीकत में ये सब मेरे साथ हुआ है? दोनों हाथों से सिर थामे वो पागलों की तरह बिस्तर ठीक करने लगी। तभी अचानक जैसे ही उसने तकिया उठाया तो उसके नीचे से निकलने वाले एक कागज के टुकड़े ने तनीषा के चेहरे का रंग उड़ा दिया। उस नोट पर बड़ी ही खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखा था, हाय स्वीट गर्ल, तुम्हारे साथ गुजरे ये पल बड़े ही खूबसूरत थे, जो हमेशा मेरे साथ रहेंगे। दिल तो चाहता है कि अभी तुम्हें अपने साथ ले जाऊं और फिर से इन पलों को महसूस करूं,
लेकिन खैर अभी मुझे बहुत से दूसरे काम निपटाने हैं, पर मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हें लेने, क्योंकि तुम बनोगी सिर्फ मेरी वाइफ और मेरे होने वाले बच्चों की माँ। नीली आंखों वाली गुड़िया, कभी भी मेरा ख्याल अपने दिल से जाने मत देना। फिर मुलाकात होगी, टेक केयर। इस चिट्ठी ने उसकी जान ही निकाल दी। वो बार बार खुद को और अपने कपड़ों को देख रही थी कि कहीं अनजाने में उससे कोई भूल तो नहीं हो गई, कहीं उस अजनबी ने उसकी बेहोशी का फायदा तो नहीं उठा लिया। वो घबराकर सीधे वॉशरूम की तरफ भागी। वहां जाकर उसने जल्दी से अपनी कुर्ती हटाई और वॉशरूम के बड़े से आईने में खुद को निहार कर देखने लगी, आगे पीछे हर तरफ से मुड़ मुड़ कर, लेकिन बदन पर ऐसा कोई भी निशान मौजूद नहीं था जिससे यह लगे कि उसके साथ कुछ गलत हुआ था। वो बुरी तरह डर चुकी थी। आखिर इन शब्दों का क्या मतलब था? उस हट्टे कट्टे गैंगस्टर के बच्चों की माँ, सोचकर ही पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उसने यही सुन रखा था कि जब पहली बार कोई मर्द और औरत एक दूसरे के करीब आते हैं तो काफी दर्द बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन उसे तो अपने वजूद में किसी किस्म की कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। जब ऐसा कुछ होने का कोई लक्षण ही नहीं रहा था, तो फिर उसने इस कागज में ऐसे क्यों लिखा? वो दोनों हाथों में सिर थामे बैठी थी कि अचानक घर के मेन दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। शायद ताया जी, ताई जी और उनकी बेटियां शादी से वापस आ गए थे। जैसे ही उसने दौड़कर दरवाजा खोला, ताई जी ने उसे आग बबूला नजरों से देखा। कहाँ मर गई थी? यकीनन सो रही होगी। यह नहीं सोचा कि हम लोग इतना थक कर घर वापस आए हैं, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी। ताई जी ने दरवाजे पर ही उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया, जबकि तनीषा चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। वे सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके थे, क्योंकि हाईवे पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से कई घंटे सड़क पर ही बर्बाद हो गए थे। ताई जी और लड़कियां अपने अपने कमरों में आराम करने चली गईं, जबकि तनीषा अपने कमरे की खिड़की से बाहर सूने लॉन को देखती रही। उस अजनबी ने सच कहा था। ट्रैफिक जाम की बात बिल्कुल सच निकली। वो चाहकर भी वीर के उस चेहरे को अपने जहन से झटक नहीं पा रही थी। 2 दिन बाद कॉलोनी की एक महिला मंजू जी घर आई। बातों बातों में उन्होंने ताई जी से कहा, अरे तनीषा की ताई जी, तुम लोग तो परसों शादी में गए हुए थे ना, लेकिन क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार के लड़के को घर की रखवाली के लिए छोड़कर गई थी? ये सुनते ही ताई जी फौरन चौंक कर बोली, अरे नहीं मंजू बहन, किसी और को घर पर छोड़ने की क्या जरूरत थी? ये अपनी तनीषा है ना, यही घर पर थी। इसे शादी में साथ इसीलिए नहीं लेकर गए ताकि घर का ध्यान रखेगी। वैसे भी इस मनहूस को जहां भी लेकर जाओ सब इसी के चक्कर काटने लगते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटियां रिया और कृतिका की शादी अच्छे घरों में हो जाए, लेकिन इस लड़की की वजह से जो भी रिश्ता आता है इसी को पसंद करके चला जाता है। मैं तो इसे किसी राह चलते के साथ भी ब्याह दूं, यही औकात है इसकी। लेकिन मंजू जी ने जो आगे कहा, ये सुनकर ताई जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। मंजू जी बोली, अरे लेकिन मैंने परसों सुबह सुबह तुम्हारे घर से एक नौजवान लड़के को बाहर निकलते देखा था। पड़ोसन की बात सुनते ही ताई जी ने खा जाने वाली नजरों से आंगन की तरफ देखा, जहां तनीषा कपड़े धो रही थी। मंजू जी की बात कानों में पड़ते ही तनीषा के जैसे प्राण ही सूख गए। ताई जी ने बात को संभालते हुए कहा, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी मंजू, भला हमारे घर में कौन लड़का आएगा? लेकिन मंजू जी अड़ गई। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। वो एक नौजवान ही था, लंबा चौड़ा कद, ब्लैक कलर की पैंट शर्ट पहने तुम्हारे घर से निकला था सुबह सुबह। बाकी भाई सच तो भगवान ही जानता है कि वो कौन था। मंजू जी तो थोड़ी देर बैठकर चली गई, लेकिन उनके जाते ही ताई जी ने तनीषा को बालों से पकड़कर घसीट लिया। हम शादी में क्या गए, तूने पीछे से गुलछर्रे उड़ाने शुरू कर दिए। क्या कह रही थी मंजू, सच बता, पीछे से कौन आया था यहाँ? वो मुसलसल उसके नाजुक वजूद को झंझोड़ रही थी। तनीषा का चेहरा खौफ से सफेद पड़ चुका था। वो रोते हुए अपनी सफाई देने लगी। मैं सच कह रही हूँ ताई जी, कोई भी नहीं आया था। मंजू आंटी को कोई गलतफहमी हुई होगी। शोर सुनकर रिया और कृतिका भी अपने कमरे से निकलकर ये तमाशा देखने लगी। ताई जी ने उसे जोर से धक्का दिया। जानती हूँ, तेरी माँ भी ऐसी ही थी। उसने अपने हुस्न के जाल में तेरे बाप को ऐसा फंसाया कि वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब यही रूप जिसका तू फायदा उठाना चाहती है। अभी तो मेरी बेटियों के लिए जो भी रिश्ता आता है वो तुझे देखकर चला जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस रूप को मिट्टी में कैसे मिलाना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। उनकी बर्फीली निगाहें फर्श पर गिरी तनीषा के खूबसूरत चेहरे पर थी।
तनीषा मन ही मन बुरी तरह डर रही थी कि अगर इन्हें पता चल गया कि उस रात सच में कोई घर में आया था और वो ना सिर्फ आया बल्कि पूरी रात रुका, खाना खाया और तनीषा से अपनी सेवा भी करवाई तो क्या होगा। लेकिन ये बेचारी खुद भी नहीं जानती थी कि वो गैंगस्टर कौन था और उसके आने का मकसद क्या था। शायद वो अपनी जान बचाने के लिए छुपा था। मामला जैसे तैसे शांत हुआ, लेकिन ताई जी के दिमाग में शक का कीड़ा बैठ चुका था। रात को जब ताया जी घर आए तो ताई जी ने उन्हें पानी बाद में दिया, पहले तनीषा के खिलाफ कान भरना शुरू कर दिया। देख लो अपनी लाडली भतीजी को, मैंने पहले ही कहा था कि ये अपनी माँ की तरह ही निकलेगी। इसकी माँ ने भी तो तुम्हारे भाई को फंसाकर शादी की थी और अब इसकी तरफ देखो। मैं कह रही हूँ ये तो मेरे घर की बच्चियों का भविष्य भी खराब करेगी। हम तो इसे सीधी सादी समझते रहे, लेकिन ये हमारे पीछे लड़कों को घर बुलाकर ना जाने क्या क्या करती रही है। ताया जी को भी गुस्सा आ चुका था। तनीषा रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। नहीं ताया जी, ऐसा कुछ नहीं है। मंजू आंटी को गलतफहमी हुई है। ताया जी उसकी भोली और रोती हुई सूरत देखकर थोड़े शांत हुए और बोले, मुझे अपनी भतीजी पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर सकती और भाग्यवान, तुम्हें भी ज्यादा फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। ताया जी के शब्दों से तनीषा को थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन ताई जी के दिमाग में कोई और ही खिचड़ी पक रही थी। उधर शहर के एक दूसरे बड़े आलीशान बंगले में, भाई व्हाट अ सरप्राइज, एक जवान लड़की ने सामने खड़े लंबे चौड़े रोबीले लड़के को देखकर खुशी से चीख मारी और भागकर उसके गले लग गई। किचन में काम कर रही उनकी माँ सुमित्रा देवी ने अपने दिल पर हाथ रख लिया। उनका इकलौता और लाडला बेटा जब भी छुट्टियों पर घर आता ऐसे ही सरप्राइज देता था। आज तो वो पूरे 1 साल बाद लौटा था। वो लड़का कोई और नहीं, कैप्टन वीर था, जो देश की सुरक्षा के लिए एक गुप्त आर्मी मिशन पर था और उसी सिलसिले में वो उस रात जख्मी होकर तनीषा के घर छुपा था। वीर ने आगे बढ़कर अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ ने गर्व से अपने बेटे को देखा, जो सेना का एक जांबाज ऑफिसर था, ऊंचा लंबा कद, आकर्षक चेहरा और रौबदार शख्सियत। माँ ने लाड से कहा, अब आए हो तो ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुम्हारी शादी करवा कर ही वापस भेजूंगी। वीर की बहन भी भाई की शादी के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन इस वक्त वीर की आंखों के सामने किसी और का मासूम चेहरा घूम गया। वो नीली आंखें और डरी हुई मासूम सूरत, वीर का दिल अंदर ही अंदर खुशी से भर गया। वो मुस्कुराकर बोला, ठीक है माँ, मुझे लगता है कि अब आपकी ये इच्छा पूरी करने का वक्त आ गया है। यह सुनकर माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। वीर फ्रेश होने अपने कमरे में चला गया। एक लंबे समय बाद वो घर आया था। मिशन कामयाबी से पूरा हो चुका था और सीनियर ऑफिसर्स भी उसकी परफॉर्मेंस से बेहद खुश थे, लेकिन वीर सबसे ज्यादा खुश अपनी जिंदगी की उस नीली आंखों वाली गुड़िया को पाकर था, जिसे उसकी निगाहें जाने कब से ढूंढ रही थी। इधर पिछले कुछ दिनों से तनीषा की तबीयत खराब रहने लगी थी। उसे अजीब सी बेचैनी और कमजोरी महसूस होती थी, लेकिन वो ताई जी को बताने से भी डरती थी। रिया और कृतिका से उसकी कोई खास बातचीत नहीं थी। उम्र में बड़ी होने के बावजूद वे दोनों तनीषा को अपने बराबर का नहीं समझती थी। जब भी उनकी माँ तनीषा को मारती या जलील करती तो वे दोनों उसका मजाक उड़ाने में सबसे आगे रहती थी। एक दिन ऐसे ही वे सब लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी जब तनीषा ने मासूमियत से अपने दिल की बात कह दी, रिया दीदी, मुझे आर्मी ऑफिसर्स बहुत अच्छे लगते हैं, कितने हैंडसम और अनुशासित होते हैं ना। कृतिका ने तुरंत उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, शक्ल देखी है अपनी, आर्मी ऑफिसर तो क्या, तुम्हें तो कोई साधारण मजदूर भी ब्याहने नहीं आएगा। माँ बाप है नहीं तुम्हारे, हमारे टुकड़ों पर पल रही हो। बड़े बड़े ऑफिसर्स और अमीर घरों के रिश्तों के लिए लाखों करोड़ों का दहेज देना पड़ता है, तब जाकर वो किसी लड़की के दरवाजे पर आते हैं। कृतिका के लहजे में इतना जहर था कि तनीषा का दिल बैठ गया। उसने फिर कभी उनके सामने अपने दिल की बात नहीं कही। तबीयत दिन ब दिन और खराब होती गई। एक सुबह कमजोरी और चक्कर आने की वजह से वो आंगन में ही बेहोश होकर गिरने लगी। ताई जी ने गुस्से में अपने माथे पर हाथ मारा। इस लड़की को न जाने क्या बीमारी लगी है, हर दूसरे दिन खाने को तो इतना ठूंसती है, पर इसके शरीर को लगता ही नहीं, और बाहर वाले आकर हमसे कहते हैं कि हम इसे खाना नहीं देते। अब क्या हुआ तुझे? वैसे भी कल रिया को देखने वाले आ रहे हैं। मुझे पता था कि तुझे कोई ना कोई नाटक जरूर करना है। चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलूं, वरना घर का काम क्या तेरा बाप करेगा। तनीषा कमजोरी के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और उसके पेट में भी लगातार दर्द था। ताई जी उसे पास की एक छोटी सी महिला क्लिनिक ले गई। डॉक्टर ने जब तनीषा की कंडीशन देखी
तो उसका अल्ट्रासाउंड करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद लेडी डॉक्टर चेहरे पर अजीब और गंभीर भाव लिए चेकअप रूम से बाहर आई। उन्होंने पहला सवाल किया, क्या ये शादीशुदा है? ताई जी ने अचरज से डॉक्टर को देखा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, कहाँ शादीशुदा, कुंवारी तो है ये। क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने गंभीर होते हुए रिपोर्ट आगे बढ़ाई, लेकिन इनकी मेडिकल रिपोर्ट तो बता रही है कि ये प्रेग्नेंट है और लगभग 5 हफ्ते हो चुके हैं। ये सुनते ही जैसे कमरे की छत ताई जी पर आ गिरी। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, जबकि तनीषा पत्थर की मूरत बनी बैठी रही। वो हैरान नजरों से डॉक्टर को देख रही थी कि आखिर वो इतनी असंभव बात कैसे कह सकती हैं। ताई जी ने झटके से रिपोर्ट छीनी। ये पर्चा मुझे दीजिए डॉक्टर, इसे कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, इसे तो घर ले जाकर मैं खुद ठीक करूंगी। वो तनीषा का हाथ पकड़कर उसे घसीटते हुए क्लिनिक से बाहर लाई और घर लाकर उसे सीधे फर्श पर पटक दिया। उन्होंने जोर से चिल्लाकर ताया जी को आवाज दी, आ जाओ, तुम भी देख लो अपनी इस कुलच्छनी भतीजी का कारनामा, जिसके लिए तुम्हारे पेट में दर्द रहता था, न जाने किसके साथ मुंह काला करके बैठी है। और ये बात तो मुझे उसी दिन मंजू ने बता दी थी कि हमारे जाने के बाद इसने किसी लड़के को घर बुलाया था। आज उसी का नतीजा है कि ये कुंवारी लड़की गर्भवती घूम रही है। हाय हाय, मेरी तो जवान बेटियां हैं, उनके सामने ये बात करते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। कितनी गिरी हुई लड़की है ये। मैं तो कहती हूँ अभी और इसी वक्त इसे धक्के देकर घर से निकाल दो। ये इस घर में रहने के लायक नहीं है। ताई जी सिर पीट रही थी, जबकि ताया जी स्तब्ध खड़े थे। तनीषा बेबसी की तस्वीर बनी जमीन पर पड़ी रो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है, ये उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। रिया और कृतिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे। उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम दिखने वाली उनकी कजिन ऐसी कोई हरकत कर सकती है। तनीषा अपने घुटनों में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। तभी ताई जी ने उसे 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। आप क्यों पत्थर बने खड़े हैं, कोई फैसला क्यों नहीं करते? इसे घर से निकालिए वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, उन्होंने ताया जी को धमकी दी। ताया जी ने भारी और कड़क आवाज में कहा, बस फैसला हो गया है। कल जो लोग रिया के लिए रिश्ता लेकर आने वाले हैं, वे लोग जैसे भी हो, जो भी हो, मैं रिया की जगह तनीषा का हाथ उनके बेटे के हाथ में सौंप दूंगा, ताकि मेरी भी रोज रोज के इस तमाशे से जान छूटे। वे निहायत गुस्से में लग रहे थे और भारी कदम उठाते हुए अपने कमरे में चले गए। ताई जी गुस्से से तिलमिला उठी। ऐसी हालत में इसे कौन अपनाएगा? डॉक्टर ने साफ कहा है कि ये प्रेग्नेंट है। तुम्हारे पिता तो पागल हो गए हैं। मेरी बेटी के हिस्से का भाग इस बदचलन लड़की के नाम करने जा रहे हैं। देख लेना लड़की, तुझे तो खाली हाथ इस घर से विदा करूंगी, ताकि तेरे ससुराल वाले भी तुझे पहली ही रात घर से बाहर फेंक दे। जब उन्हें तेरे इस काले कारनामे का पता चलेगा। वो हाथ उठा उठाकर तनीषा को बद्दुआएं दे रही थी। तनीषा खुद नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हुआ है। रो रो कर उसकी आंखें सूख चुकी थी। वो सोचने पर मजबूर थी, क्या उस रात उस अजनबी गैंगस्टर ने सच में उसके साथ कुछ गलत किया था? लेकिन नहीं, ना तो उसे ऐसा कोई एहसास हुआ था और ना ही कोई फीलिंग्स आई थी। हाँ, लेकिन उस रात वो किचन में सोई थी, पर जब आंख खुली तो बिस्तर पर थी जहां वो गैंगस्टर सोया था। हे भगवान, तुम भी बर्बाद हो जाओ अजनबी। तुमने मेरी मासूमियत के साथ खिलवाड़ किया, जबकि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। वो फूट फूट कर रोती रही। अगले दिन लड़के वाले उनके घर पहुंच गए। ताई जी को अंदाजा भी नहीं था कि ये रिश्ता शहर के एक बेहद सम्मानित और बहुत बड़े अमीर घराने से आ रहा है। लड़के की माँ और बहन साथ आई थी और दोनों ही स्वभाव से बहुत सौम्य और संस्कारी लग रही थी। उनका रहन सहन और तौर तरीके बेहद खानदानी थे। ताई जी की निगाहें तो उस महिला के हाथों में चमकते सोने के मोटे मोटे कंगनों पर टिकी थी। उनके मन में तुरंत लालच आ गया। रिश्ता इतना बड़ा है, तनीषा को नहीं बल्कि रिया को इनके सामने भेजना चाहिए। उन्होंने ताया जी को धीरे से अपना ये फैसला सुनाना चाहा, लेकिन ताया जी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने दबी आवाज में कहा, मेरी इज्जत का सौदा मत करो। इस लड़की की वजह से घर बदनाम हो जाएगा। इससे पहले कि बात बाहर फैले, मैं इसे यहाँ से विदा कर देना चाहता हूँ। जैसे भी लोग हैं इसे ले जाएं। ताया जी अपनी जिद पर अड़े थे और ताई जी गुस्से से जल रही थी, लेकिन मेहमानों के सामने मजबूर थी। तनीषा को एक पुराना साधारण सा सूट पहनाया गया और सिर पर दुपट्टा डालकर उसे मेहमानों के सामने लाया गया। जैसे ही वो कमरे में आई, लड़के की बहन उसे बड़ी दिलचस्पी से देखने लगी। पुराने और सादे कपड़ों में भी तनीषा का गोरा रंग, गहरी आंखें
नीली और गुलाबी होंठ ऐसे चमक रहे थे मानो सादगी में कोई कीमती रतन छुपा हो। वाओ माँ, शो इज ब्यूटीफुल, लड़के की बहन ने एक्साइटेड होकर अपनी माँ के कान में कहा, तो उसकी माँ भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगी। उन्होंने सीधे तनीषा से प्यार से पूछा, बेटा क्या नाम है आपका? तनीषा के सोखे होंठों से डर और घबराहट के मारे आवाज भी नहीं निकल रही थी। तभी ताया जी ने बात संभालते हुए आगे बढ़कर कहा, तनीषा नाम है इसका, मेरी भतीजी है, इसके माता पिता इस दुनिया में नहीं है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन ये भी मुझे अपनी बेटी जैसी ही है। लेकिन मैं सबसे पहले अपनी इस भतीजी की शादी करना चाहता हूँ। ताया जी ने मेहमानों के सामने बेहद गंभीर लहजे में कहा, सच तो ये है, मेरे पास इतना धन दौलत नहीं है, पहले से ही 2 बेटियां हैं, उनकी भी शादी करनी है और फिर इस अनाथ बच्ची की भी। मुझसे इतना बन पड़ेगा, मैं उतना ही दान दहेज दे सकूंगा। ये सुनकर लड़के की माँ सुमित्रा देवी सहृदयता से मुस्कुराई और कहने लगी, अरे ताया जी, हमें किसी भी तरह के दहेज की जरूरत नहीं है, भगवान का दिया हमारे घर में सब कुछ है। बस आप हमें ये प्यारी सी गुड़िया दे दीजिए, ये बिल्कुल मेरे बेटे के योग्य है। हमें इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं है। असल में मैं अपने बेटे वीर की शादी सिर्फ 2 महीनों के अंदर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि उसकी सेना की छुट्टियां बहुत कम हैं। इस बार मैं उसकी शादी करके ही उसे ड्यूटी पर भेजूंगी। ये मेरी दिली इच्छा है। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप इतनी जल्दी शादी के लिए राजी हैं? उन्होंने ताया जी से सवाल किया तो वे फौरन बोले, जी जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिस तरह आपको जल्दी है, मेरी भी कुछ पारिवारिक मजबूरियां हैं, मुझे भी इस लड़की को जल्द से जल्द विदा करना है। उनके लहजे की कड़वाहट और सख्ती को महसूस करके तनीषा का नाजुक दिल कांप कर रह गया। आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा था? ताया जी अचानक उससे इतनी नफरत करने लगे थे, जबकि ताई जी का तो बस नहीं चल रहा था कि उसे अपने हाथों से मार डाले या घर से धक्के देकर निकाल दे। रिया और कृतिका भी उसे नफरत भरी नजरों से देख रही थी। उन्हें लगता था कि तनीषा हमेशा से उनका भाग्य चुराती आई है। लड़के वाले उसे पसंद करके जा चुके थे, लेकिन उनके जाते ही ताई जी उसे बद्दुआएं देने लगी। तू तो सुहागरात की पहली ही रात जलील होगी, देखना जब तेरा ये काला कारनामा तेरे पति के सामने आएगा तो वो तुझे खड़े खड़े छोड़ देगा और घर से निकाल देगा। उन्होंने बुलंद आवाज में ताना मारा। तनीषा अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रो पड़ी। ये सब उस अजनबी की वजह से हुआ है। उसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया होगा, तभी तो मुझे पता नहीं चला। वो उस रात आए अजनबी गैंगस्टर को कोस रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन यहाँ से दूर बैठा एक शख्स वीर मुस्कुरा रहा था जब उसे पता चला कि उसकी नीली आंखों वाली गुड़िया बहुत जल्द हमेशा के लिए उसके पास आने वाली है। वो भी उससे मिलने के लिए बेताब था। तनीषा को लगा था शायद शादी के नाम पर उसके लिए कुछ तो खास तैयारियां होंगी। इतने सालों से ताई जी ने कभी उसे नया सूट लाकर नहीं दिया था। वो हमेशा रिया और कृतिका के उतरे हुए पुराने कपड़े ही पहनती आ रही थी, लेकिन अब जब उसकी शादी तय हो गई थी तब भी ताई जी ने अपना सदियों पुराना संदूक खोला। उसमें ताई जी के अपने ब्याह के समय के आए हुए बेहद पुराने और बदरंग कपड़े पड़े थे, जो आज के जमाने के हिसाब से बिल्कुल बेकार थे। 2-4 ऐसे ही पुराने जोड़े निकालकर उन्होंने तनीषा की गोद में पटके, जो सूनी आंखों से दीवार को निहारे जा रही थी। ताई जी ने झिड़कते हुए कहा, ये ले जाना अपने ससुराल, मेरे तो किसी काम के नहीं है, इन्हें ही सिलवा कर पहन लेना। तनीषा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिसकते हुए कहा, नहीं ताई जी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगी कि मैंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। मैं खुद नहीं जानती कि ये मेडिकल रिपोर्ट कैसे आ गई और मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन मैं किसी सीधे साधे लड़के को ऐसे धोखे में रखकर उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद कर दूं? ये तो सरासर विश्वासघात होगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। ताई जी ने तुरंत उसके बाल पकड़े और उसे अपने सामने खड़ा करके चीखी, यह मेरी समस्या नहीं है, मैं तो चाहती ही हूँ कि तेरे साथ ऐसा हो। शादी की पहली रात जब तेरा पति तुझ पर गुस्सा करेगा तो उसे पहली बार में ही पता चल जाएगा कि तू पहले से ही किसी के साथ अपनी रातें रंगीन कर चुकी है, और फिर वो तुझे धक्के देकर घर से निकाल देगा। भगवान की कसम, अगर मैंने फिर कभी अपने घर के दरवाजे तेरे लिए खोले तो मेरा नाम भी नीलम नहीं। इस कदर नफरत और हकारत सुनकर तनीषा अंदर तक कांप गई। वो अपना चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे रह रहकर उस अजनबी पर गुस्सा आ रहा था। तभी अचानक कुछ देर बाद उसके मोबाइल पर एक कॉल आई। उसने नंबर देखा तो वो पूरी तरह अज्ञात था।
पहले तो उसने 2-3 बार कॉल उठाई ही नहीं, लेकिन जब चौथी बार फिर से घंटी बजी तो उसने बिना कुछ बोले फ़ोन कान से लगा लिया। दूसरी तरफ से वही गंभीर, भारी और रौबदार मर्दाना आवाज़ गूंजी, हेलो माय लिटिल गर्ल, कैसी हो? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? यकीनन मुझे ही याद कर रही होगी। एक पल के हजारवें हिस्से में तनीषा उस आवाज़ को पहचान चुकी थी। गुस्से के मारे उसका बस नहीं चल रहा था कि अगर वो शख्स उसके सामने होता, तो वो उसका चेहरा भी नोच डालती। वो फौरन फ़ोन पर ही फूट-फूट कर रोने लगी। सामने बैठा वीर उसके रोने की आवाज़ सुनकर गंभीर हो गया। उसने धीमे से कहा, "ओ नीली आँखों वाली परी, क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? क्या मुझे इतना ज़्यादा याद कर रही थी कि मेरी आवाज़ सुनते ही आँखों से आँसू निकल आए?" लेकिन वो रोते हुए गुस्से में बोली, "बहुत बुरे हैं आप। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मैंने तो उस रात आप पर तरस खाकर आपकी जान बचाई थी। आपको सहारा दिया था, लेकिन बदले में आप मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करके चले गए। जानते भी हैं कि आपकी वजह से क्या हो चुका है। मेरे शरीर में आपका वो अनचाहा अंश पल रहा है और इसी वजह से घरवालों ने ये सच्चाई जान ली है और मेरी शादी तय कर दी है, पता नहीं किसके साथ। मैं नहीं जानती मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगी। लेकिन याद रखना, मैं आपको सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगी। अगर आप मुझे मिले तो मैं आपका कॉलर पकड़कर पूछूँगी कि मुझ अनाथ लड़की का आपने क्या बिगाड़ा था?" वो रोते हुए फ़ोन काट चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ बैठा वीर पूरी तरह शॉक रह गया। वो कितनी ही देर तक फ़ोन की स्क्रीन को देखता रहा। ऐसा कहाँ संभव है, ये लड़की और गर्भवती, मगर कैसे? वीर को बेसाख्ता उस रात का पूरा दृश्य याद आने लगा। उस रात जब वो जख्मों से चूर होकर तनीषा के बिस्तर पर गहरी नींद में सो गया था। तो सुबह होने से कुछ समय पहले उसकी आँख खुली थी, उसका गला सूख रहा था, साइड टेबल पर पानी रखा था। उसने पानी पिया, कमरा खाली था, वो धीरे से उठा और कमरे से बाहर आया। घर के बाकी दोनों कमरे बाहर से बंद थे, सामने किचन में हल्की रोशनी जल रही थी। वो दबे पांव किचन की तरफ आया तो वहां का दृश्य देखकर हैरान रह गया। फर्श पर बैठी तनीषा दीवार से टेक लगाए सोई हुई थी। बार बार उसका सिर दीवार से ढलक कर पीछे की तरफ जाता। वो हड़बड़ाकर खुद को संभालती, पर गहरी नींद के कारण उसका सिर फिर से पीछे लुढ़क जाता। ये दृश्य देखकर वीर के दिल में कुछ हुआ। वो फौरन आगे बढ़ा और तनीषा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। वो मासूम गुड़िया उसकी बाहों में बेहद नाजुक लग रही थी। वो उसे सुरक्षित घेरे में अपने सीने से सटाकर वापस कमरे में ले आया। वो इतनी गहरी नींद में थी कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ। जैसे ही वीर उसे बिस्तर पर लिटाने लगा, तनीषा ने नींद में ही एक अंगड़ाई ली। बेसाख्ता वीर की नजरें तनीषा के मासूम चेहरे और उसकी बेतरतीब होती कुर्ती पर टिक गई। अंगड़ाई लेने के कारण उसके शरीर के उभार एक अलग ही आकर्षक बिखेर रहे थे, जिससे वीर की धड़कनें थम सी गई और अगले ही पल उसे एक जबरदस्त झटका तब लगा जब तनीषा ने नींद में ही अपने दोनों हाथ वीर के गले में डाल दिए और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। उसकी गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस करके वीर का दिल पागलों की तरह धड़क उठा था। वो उसे बिस्तर पर लिटाने के लिए झुका, लेकिन तनीषा अपने हाथ उसकी गर्दन से हटाने को तैयार ही नहीं थी। भावना की उसी अतिरेक में वीर खुद को रोक नहीं पाया और उस पर झुका और अपने नर्म होठों से उसके गुलाबी गाल को चूम लिया। चूमते वक्त वीर की हल्की दाढ़ी तनीषा के चेहरे पर चुभी, जिससे वो नींद में ही थोड़ा कसमसाई। इस डर से कि कहीं उसकी आंख न खुल जाए, वीर फौरन पीछे हट गया। सोचते सोचते वीर खुद से कहने लगा, मैंने तो सिर्फ एक किस ही तो किया था, और सिर्फ चूमने से कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है? उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है। वो खुद विचारों में खो गया, लेकिन बार बार तनीषा की रोती हुई आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। तनीषा की तबीयत आज भी ठीक नहीं थी। किचन में काम करते समय जैसे ही खाना का धुआं उसकी नाक में गया, उसका जी मिचलाने लगा। वो उल्टी करने के लिए बाहर भागी। काम वही छोड़कर वो अपने कमरे में आ गई। बुखार हद से ज्यादा बढ़ चुका था। 3-4 बार लगातार जी मिचलाने और कमजोरी के बाद वो बिस्तर पर लेटकर सो गई। ताई जी ने जब उसकी ये हालत देखी तो 100 बातें सुनाते हुए खुद किचन का काम करने लगी। ताई जी चाहती तो डॉक्टर से मिलकर इस समस्या को खत्म करवा सकती थी, लेकिन उन्हें तो तनीषा को तमाशा बनाना था ताकि वो अपने ससुराल जाकर अच्छी तरह जलील हो सके। रात का खाना तनीषा ने नहीं खाया था। वो भूखे पेट बिस्तर पर हाथ रखे सो रही थी। भूख और कमजोरी की वजह से उसके पेट में तेज दर्द होने लगा था।
लेकिन आंखें खोलने की हिम्मत नहीं थी। तभी अचानक उसे अपने कमरे की खिड़की खुलने की आवाज आई, जो सीधे आंगन में खुलती थी। फिर उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया है। इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो आंखें खोलकर देख सके। उसे अपने बिस्तर पर किसी के बैठने का एहसास हुआ और अगले ही पल कानों में एक धीमी सरगोश गूंजी, लिटिल गर्ल, क्या हो गया तुम्हें? मेरी याद में घुल घुल कर क्या हालत कर ली है तुमने अपनी? ये जानी पहचानी आवाज सुनते ही उसने झटके से आंखें खोल दी। अपने सामने एक बार फिर उसी गैंगस्टर वीर को देखकर वो खौफ से कांप उठी। वो उसके सामने फिर से उसी पुराने हुलिये में था, सिर पर बैंड, शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए और हाथों में कई तरह के ब्रेसलेट और धागे पहने हुए थे। वो पूरी तरह एक आवारा लड़का लग रहा था। तनीषा घबराकर उसे देखने लगी और बोली, ये मेरा सपना है या हकीकत? वीर ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, हकीकत है। और कल फोन पर ये क्या कह रही थी तुम कि मेरा कॉलर पकड़ लोगी, मेरा मुंह नोच लोगी? लो माय स्वीट हार्ट, मैं तुम्हारे सामने हूँ, नोचो मेरा मुंह, मारो मुझे। वो कांपते हुए उसे देख रही थी। उसकी आंखों से फिर आंसू गिरने लगे। वो स्वभाव से बिल्कुल भी झगड़ालू नहीं थी। उसने तो आज तक अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई थी। वो भला एक मर्द पर क्या हाथ उठाती? वो रोते हुए कमजोर आवाज में बोली, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। आप जानते हैं मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। ताई जी ने मुझे इसके लिए कितना मारा। मैं उस रात आपकी मिन्नतें करती रही कि मेरे साथ कुछ मत करना। वीर उसे देखता रहा, फिर बोला, यार मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया था और सिर्फ एक किस से कोई प्रेग्नेंट नहीं होता। उसके लिए तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा और वो तब तक संभव नहीं है जब तक तुम्हारा साथ ना हो। ऐसे अकेले तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। कोई सुई तो नहीं थी जो चुभ जाती और तुम्हें पता भी न चलता। उसके ऐसे बेबाक और स्पष्ट शब्द सुनकर तनीषा का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने नजरें झुकाकर कहा, चले जाइए यहाँ से। मैं खुद को खत्म कर लूंगी। जो मेरी हालत हो चुकी है, मुझे लगता है मैं वाकई मर जाऊंगी। वीर उसे देखता रहा, फिर उसने जल्दी से अपने साथ लाया हुआ एक पैकेट निकाला और उसके सामने रख दिया, जिससे स्वादिष्ट कढ़ाई पनीर और पुलाव की खुशबू आ रही थी। वो बोला, आप चुप हो जाओ। तुम जब भी बोलती हो अजीबो गरीब ही बोलती हो। उस दिन तुमने मुझे दोपहर का बचा हुआ खाना गर्म करके खिलाया था ना, लेकिन देखो आज मैं तुम्हारे लिए स्पेशल भोजन तैयार करवा के लाया हूँ। मुझे पता था तुमने कुछ नहीं खाया होगा। चलो शाबाश, ये सब खत्म करो। एक भी चम्मच बचा तो फिर देखना। भूख तो तनीषा को वाकई बहुत लगी थी और उस शख्स का इस तरह हक से उस पर सख्ती करना भी उसे अंदर ही अंदर अच्छा लग रहा था। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। जब तक वो खा रही थी, वीर बोला, मैं अभी आता हूँ। ठीक 5 मिनट बाद वो वापस खिड़की के रास्ते से ही अंदर आया। तनीषा घबरा गई। वो अपने साथ बुखार और दर्द की दवाइयां लाया था। दवा देते हुए वो बोला, मैं इस बात को नहीं मानता कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि मैंने सिर्फ तुम्हें एक बार चूमा था। अगर मैंने कुछ और किया होता तो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। उसकी इस हठ धर्मिता पर तनीषा उसे घूर कर देखने लगी और बोली, मेरी शादी होने वाली है पता नहीं किसके साथ। मुझे बहुत डर लग रहा है। जब आपने मेरे साथ ये सब किया तो फिर अब आपको ही मुझसे शादी करनी चाहिए ना। वैसे तो आप जैसे गैंगस्टर और चोर उचक्के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो शुरू से ही देश के वीर आर्मी अफसर्स पसंद है, लेकिन मुझ जैसी अनाथ लावारिस लड़की के ख्वाब भला कहाँ पूरे होते हैं। इसीलिए मैं आप जैसे अपराधी के साथ ही समझौता कर लूंगी, क्योंकि मैं शादी करके किसी और मर्द को धोखे में नहीं रखना चाहती। उसके मासूम और नीतिगत शब्द सुनकर वीर उसे विस्मय से देखता रह गया। उसकी एक एक अदा, उसका एक एक शब्द वीर के दिल में उथल पुथल मचा रहा था। उसने फौरन तनीषा को कंधों से पकड़ा और भावुक होकर कहा, उफ, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगी? क्यों मुझे खुद से बेइंतहा मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही हो, मेरी नीली आंखों वाली परी? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, तभी उसके मोबाइल पर एक जरूरी कॉल आई। वो फौरन कॉल अटेंड करके बात सुनने लगा। कहीं ना कहीं दिल में तनीषा भी उसे पसंद करने लगी थी। उसका इस तरह बातें करना, उसे बार बार लिटिल गर्ल कहना उसे अच्छा लगने लगा था। उसे लगा कि अगर वो वीर के करीब आई तो वो इसके बाद किसी और मर्द को खुद को छूने भी नहीं दे सकती थी। वो अपने सिद्धांतों की पक्की थी। फोन पर बात करते हुए वीर खिड़की लांग कर बाहर कूद गया। तनीषा उठकर खिड़की के पास आई, लेकिन वो जा चुका था। तनीषा की आंखों में आंसू भर आए। उसकी पूरी रात खिड़की की तरफ देखते हुए गुजर गई कि शायद वो वापस आ जाए।
फिर उसने खुद को ही दिलासा दिया, शायद कहीं और चोरी या डकैती करने चला गया होगा, तभी तो छोड़कर भाग गया। वो एक बार फिर खुद को तन्हा महसूस करने लगी। इस भरी दुनिया में उसका कोई नहीं था। वो सिर्फ अपने ताया-ताई के रहमो-करम पर थी। समय बीत रहा था, शादी के शगुन का सामान उसके ससुराल से आना शुरू हो गया। रिया और कृतिका तो ससुराल से आए महंगे लहंगे और गहने देखकर ही जलन से जल भुन गई। ये सारा सामान देने के लिए वीर की बहन शिखा खुद आई थी। मुस्कुराकर उसने तनीषा को अपने पास बिठा लिया और साथ ही अपने मोबाइल से अपने भाई का नंबर भी तनीषा को दिया। शिखा चहकते हुए बोली, ये लीजिए भाभी, भाई का नंबर। आप दोनों कितने बोरिंग कपल हो यार, कुछ बातचीत करो एक दूसरे के साथ। शादी के दिन आने वाले हैं, पुराने जमाने के लोगों की तरह रहने के बजाय एक दूसरे को जानो और समझो। तनीषा ने नंबर तो ले लिया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस नंबर पर कॉल कर पाती, और ना ही अपने लिए आए उस कीमती सामान को देखकर उसे कोई खुशी हो रही थी। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी होने वाली थी और अभी तक उस गैंगस्टर वीर का कोई नामो निशान नहीं था। उसके जहन में अजीब-अजीब से विचार आ रहे थे। शादी की चिंता और लगातार खराब होती सेहत के कारण तनीषा की आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे। ये देखकर तनीषा की होने वाली सास सुमित्रा जी उसके लिए अलग से ताजे फल लेकर आई और ताई जी से सख्ती से कहा, भाई हमारी होने वाली बहू को अच्छा खिलाया पिलाया करो, इसकी सेहत तो देखो। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, इसकी हालत कैसी होती जा रही है, चेहरे पर कोई रौनक ही नहीं है। फिर ताया जी की गरीबी और तनीषा की खूबसूरती देखकर जब दोनों परिवारों के बीच तय हुआ कि कन्यादान की रस्म और कन्या पक्ष की मदद के तौर पर वर पक्ष की तरफ से 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो ये बड़ी रकम सुनकर ताई जी के मुंह में भी पानी आ गया। हालांकि ताया जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन अपनी पत्नी के आगे उनको झुकना पड़ा। ताई जी खुद सुबह शाम तनीषा को फल काट कर देती और ताना मारती, खा ठूस ले, तेरी वजह से हमें कुछ तो फायदा होगा। मुफ्त में तो इस घर से भी चली जाएगी और 5 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। जैसे जैसे तनीषा की खुराक की कमी पूरी हुई, उसकी तबीयत भी काफी बेहतर हो चुकी थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब वो दुल्हन बनी। सज संवर कर जब वो आईने के सामने खड़ी हुई तो दुल्हन के जोड़े में वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक ही डर था। वो बार बार खिड़की की तरफ देखकर मन ही मन कह रही थी, कहाँ हो तुम गैंगस्टर, तुमने मेरी सारी खुशियां खराब कर दी। खुद पता नहीं कहाँ मजे से मीठी नींद सो रहे होंगे। बड़ी मुश्किल से वो अपने आंसुओं को रोक पा रही थी। उसके कदम भारी हो रहे थे। जब उसे पंडित जी के सामने लाकर मंडप में बिठाया गया तो ये सोच कर ही उसे घबराहट हो रही थी कि शादी के बाद जब वो उस शख्स के घर जाएगी तो क्या होगा। उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ जाएगी और ना जाने वो परिवार उसके साथ क्या सलूक करेगा। इस समाज में तो प्रतिष्ठा के नाम पर कितनी लड़कियों की जान ले ली जाती है, कहीं वो शख्स उसे गुस्से में मार ही न डाले। ये सोचकर वो पूरी तरह कांप उठी। तभी पंडित जी ने मंत्र पढ़ते हुए ताया जी से कन्यादान करने को कहा और शादी की रस्में शुरू हुई। तनीषा का सिर झुका हुआ था। उसने डर के मारे एक बार भी नजर उठाकर अपने सामने बैठे दूल्हे की तरफ नहीं देखा था, जो बड़ी ही मोहब्बत भरी नजरों से उसके हसीन चेहरे को निहार रहा था। तभी ताई जी ने जब पीछे से उसकी पीठ पर जोर से चुटकी काटी तो बड़ी मुश्किल से वो फेरों के लिए खड़ी हुई। इस तरह अग्नि के 7 फेरे संपन्न हुए और शादी की रस्में पूरी हो गई। सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। जब विदाई का वक्त आया तो तनीषा भारी कदमों से उठी। तभी दूल्हे ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। वो मजबूत हाथ देखकर ना जाने क्यों उसे एक झटका सा लगा। कांपते हुए उसने अपना नाजुक हाथ जैसे उस हाथ में दिया। उसे वो स्पर्श बेहद जाना पहचाना लगा। बाहर एक बड़ी सी सजी हुई गाड़ी खड़ी थी, जिसमें वो बैठकर ससुराल के लिए रवाना हो गई। सारे रास्ते गाड़ी में खामोशी छाई रही। जब उसे एक बेहद आलीशान से बंगले में और खूबसूरत सजे कमरे में लाकर बिठाया गया तो उसने सहमी नजरों से कमरे को देखा। ये उसका नया घर था, उसके पति का कमरा था, लेकिन आने वाले समय का सोचकर उसकी सांसें तेज होने लगी। उसे घुटन महसूस होने लगी थी। तभी दरवाजा खोलकर वीर कमरे में दाखिल हुआ। वो जैसे ही बेड पर उसके करीब आकर बैठा, तनीषा घबराकर और कांपते हुए तुरंत खड़ी हो गई। वीर उसे चुपचाप देखे जा रहा था। उसने कुछ कहा नहीं। तनीषा हड़बड़ाकर फौरन बोलने लगी, देखिए मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, उम्मीद है कि आप मेरी मजबूरी समझेंगे। वो ऐसे हाँफ रही थी जैसे कोई मील का सफर दौड़कर तय करके आई हो।
डर के मारे उसके मुंह से शब्द भी ठीक से नहीं निकल रहे थे। वीर कुछ भी नहीं बोला, बस उसे देखता रहा। तनीषा ने सिर झुकाकर बिना उसकी तरफ देखे रोते हुए कहना शुरू किया, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रहे हैं। ताई जी ने मुझसे जान छुड़ाने के लिए मेरी शादी आपसे कर दी है। प्लीज आप मुझे मारना मत। मैं आपको सच पहले ही बता रही हूँ कि एक रात हमारे घर में एक डाकू, एक गैंगस्टर घुस आया था। वो जख्मी था, मैंने उसके जख्म पर पट्टी की थी, लेकिन उसने मेरे अकेलेपन का फायदा उठाकर मेरे साथ पता नहीं क्या किया। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी शादी आपसे की गई है। भगवान की कसम, अगर वो शख्स कोई ठीक ठाक इंसान होता तो मैं उसी से शादी करती। कभी आपकी जिंदगी खराब करने यहाँ नहीं आती। आप बेशक दूसरी शादी कर लेना, पर मुझे मत मारना। फूट फूट कर रोते हुए यह कहते ही तनीषा को चक्कर आ गया और वो गश खाकर गिरने ही वाली थी कि वीर ने फुर्ती से आगे बढ़कर उसे अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया। वो उसे बेड पर लिटाकर उसके गाल थपथपाने लगा। उसने पानी की कुछ बूंदें उसके मुंह पर छिड़की। जैसे ही तनीषा को होश आया और उसने अपनी कांपती पलकें खोली, तो सुहागरात के उस बिस्तर पर अपने सामने उसी गैंगस्टर का चेहरा देखकर वो तड़प उठी। वो घबराकर तुरंत उठ बैठी और हाँफते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं गैंगस्टर भाई? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या प्रतिक्रिया दे। तभी उसके मुंह से गैंगस्टर भाई सुनकर वीर मुस्कुरा उठा और बोला, कुछ भगवान का खौफ करो लड़की, क्यों हमारी शादी की पहली रात खराब करना चाहती हो? पति हूं तुम्हारा। तनीषा एक बार फिर बेहोश होने वाली थी कि वीर ने उसे सहारा दिया। वो अचरज से टकटकी बांधे उसका चेहरा देखने लगी। उसने उसके कपड़ों पर नजर दौड़ाई, वही कीमती रेशमी कुर्ता पैजामा और जैकेट। ये तो सचमुच वही शख्स था, यानी उसकी शादी उसी से हुई थी। उस गैंगस्टर का असली नाम वीर था। वो हड़बड़ाकर उसे देखने लगी और बोली, यह कैसा मजाक है? आप तो अपराध करते थे ना, तो फिर ये इतना बड़ा घर आपने चोरियां करके बनाया है? वो इस कदर घबराई हुई थी कि वीर ने फौरन उसे अपनी बाहों में भींच लिया और प्यार से बोला, तुम्हें सब कुछ बताऊंगा मेरी नीली आंखों वाली परी। सबसे पहले तो तुम घबराना बंद करो। तुम बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हो। वो जो उस रात तुम्हारे घर आया था वो मैं ही था, और उसके बाद मैंने ही अपनी माँ को भेजकर तुम्हारे लिए ये रिश्ता तय करवाया था। मैं कोई चोर उचक्का या अपराधी नहीं हूँ, बल्कि भारतीय सेना का एक आर्मी ऑफिसर हूँ। वही आर्मी ऑफिसर जिसकी किस्मत अब तुमसे जुड़ चुकी है। तनीषा ने हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखा। तो वीर ने आगे बताया, मुझे एक बेहद गुप्त और खास मिशन के लिए भेजा गया था। जिस इलाके में तुम रहती हो वहां से कुछ किलोमीटर दूर एक पुराना गोदाम था। वहां मानव तस्करी का अवैध धंधा किया जाता था। बहुत बार मैं और मेरी टीम उस पूरे गैंग के सरगना को पकड़ने में नाकाम रहे थे, लेकिन इस बार मैं सारी जानकारी इकट्ठा करके वहीं पहुंचा था। मैंने मौके पर ही उस मुख्य अपराधी को ढेर कर दिया, लेकिन उसके गुर्गों ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें मेरे बाकी साथी शहीद हो गए। मैं अकेला बचा और दुश्मनों से मुकाबला करते हुए जख्मी होकर अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारे घर में घुस आया था। शायद तुम्हारी खातिर ही भगवान ने मेरी जान बचाई थी। वो मिशन पूरा होने के बाद ही मैं घर लौटा और सबसे पहले अपनी माँ से कहा कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तनीषा को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वो मन ही मन उस शख्स से मोहब्बत करने लगी थी जो अब उसका पति बन चुका था, लेकिन उसे अपनी पुरानी बातों पर रोना और गुस्सा भी आ रहा था। उसने रोते हुए वीर के सीने पर अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों से मारना शुरू किया और बोली, बहुत गलत किया आपने मेरे साथ। अगर शादी ही करनी थी तो मुझे शादी से पहले प्रेग्नेंट क्यों बताया? जानते भी हैं ये बात शादी से पहले सामने आई है। सब मुझे कुलक्षणी कह रहे थे। आपको जरा भी शर्म नहीं आई? आपकी वजह से ताई जी ने मुझे इतना मारा। वीर ने उसे अपने सीने से सटा लिया और हंसते हुए बोला, मेरी जान, बस ड्यूटी की वजह से आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन अब मेरे होते हुए कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और मैं तुम्हें एक बार फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया। यकीन ना आए तो कल सुबह ही हम डॉक्टर के पास चलेंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तनीषा ने जिद की, नहीं सुबह नहीं, मुझे अभी के अभी जाना है। वीर उसे दुल्हन के जोड़े में देखकर मुस्कुराया और बोला, अच्छा बाबा चलो, पहले कपड़े बदल लो। तनीषा साधारण कपड़ों में आई जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वीर चुपके से उसे गाड़ी में लेकर घर से निकल गया और शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले आया।
वहाँ जब लेडी डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड और चेकअप किया तो हंसते हुए बोली, अरे आप तो प्रेग्नेंट हैं ही नहीं, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। जब तनीषा ने अपनी पिछली रिपोर्ट के बारे में बताया तो डॉक्टर मुस्कुराकर बोली, ये गली मोहल्ले की छोटी मोटी क्लिनिक वाले बिना पूरी जांच के ऐसी ही गलत रिपोर्ट बना देते हैं, इन्हें खुद समझ नहीं आता और मरीज को तनाव दे देते हैं। ये सुनकर तनीषा खुद में बेहद शर्मिंदा हो गई, जबकि वीर उसे देखकर दबी दबी हंसी हंसे जा रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी की बुनियाद पर तनीषा ने कितना मानसिक तनाव झेला था, लेकिन अब उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो चुका था। वो वीर की तरफ देखकर मासूमियत से बोली, सॉरी, मैंने आप पर बिना वजह ही इतने बड़े इल्जाम लगाए और आपका सुकून बर्बाद किया। वीर ने अपने होंठ काटते हुए शरारत से कहा, माय स्वीट वाइफ, अच्छा हुआ जो आज ही पता चल गया कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। कम से कम मैं आज की अपनी शादी की रात को यादगार बनाना चाहता हूँ। आखिरकार मुझे मेरी सच्ची मोहब्बत मिल चुकी है और तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का राजकुमार, तुम्हारा आर्मी ऑफिसर। तनीषा शर्म से पूरी तरह लाल हो गई। जब दोनों वापस अपने कमरे में आए तो वो रात उनकी जिंदगी की सबसे यादगार रात बन गई। पुराना हर दुख हर दर्द जैसे उस रात के प्यार में विलीन हो चुका था और तनीषा ने खुद को पूरी तरह वीर के हवाले कर दिया था। अब वीर के बड़े से घर में तनीषा के ठहाके और खुशियां अलग ही रौनक बिखेरने लगी थी। वो तो जैसे भूल ही चुकी थी कि रोना क्या होता है और ताने तंज किसे कहते हैं। ताई जी की दी हुई बद्दुआएं उसकी खुशियों पर रत्ती भर भी हावी नहीं हो सकी। वे बद्दुआएं जो उन्होंने तनीषा को दी थी वो खुद उनकी अपनी बेटियों की किस्मत पर भारी पड़ गई। रिया और कृतिका के लिए समाज में कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था और फिर एक रात वही हुआ जिसका डर था। ताई जी और ताया जी किसी पारिवारिक समारोह में घर से बाहर गए हुए थे। तभी उनकी दोनों बेटियों ने, जिन्होंने गुपचुप बॉयफ्रेंड बना रखे थे, उन्हें आधी रात को घर पर बुला लिया। लड़कों को आधी रात को दीवार फांदकर अंदर जाते मंजू आंटी ने देख लिया। उन्होंने तुरंत मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया। जैसे ये दोनों लड़के तड़के सुबह घर से बाहर निकले, मोहल्ले वालों ने उन्हें पकड़ लिया और वहां अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। लड़कों की जमकर धुनाई की गई और वे किसी तरह जान बचाकर भागे। इस घटना के बाद ताई जी और ताया जी पूरे समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। जो कीचड़ वे कभी अनाथ तनीषा पर उछाला करती थी, आज वही कीचड़ उनकी अपनी बेटियों के दामन पर लग चुका और वह अपनी किस्मत पर रो रही थी। ताया जी भी अब ताई जी को ही कोसते रहते कि अगर तुमने मेरी अनाथ भतीजी पर कम जुल्म ढाए होते तो आज हमारी बेटियों के कर्मों का ये फल हमें नहीं देखना पड़ता। बहरहाल इंसान के कर्मों का फल तो उसे हर हाल में भुगतना ही पड़ता है। उधर वीर अपनी प्यारी पत्नी तनीषा को अपने साथ अपनी ड्यूटी स्टेशन पर ले जा चुका था। यह नई जिंदगी तनीषा के लिए बिल्कुल किसी सुनहरे सपने जैसी थी और वो इस हसीन सफर में वीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए खुश थी। तो दोस्तों, आपको ये नोवेल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।